हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं आरसीईटी एग्जाम से संबंधित अपने 35 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे कि आरसीईटी का एग्जाम कब होने वाला है। तो आरसीईटी का जो एग्जाम है वो सितंबर माह के अंत तक, यानी बता रहे हैं सितंबर माह के अंत तक, यानी जो आपका आरसीईटी का एग्जाम है वो होने वाला है। तो उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए शुरू की है। और इस सीरीज के अंदर अपने जो भी क्वेश्चंस ऐड किए जाएंगे वो अपने न्यू सिलेबस पर आधारित रहेंगे, जो कि आरसीईटी का सिलेबस अपने अप्रैल माह में चेंज हो चुका था। और अप्रैल के बाद यानी जो आरसीईटी का सिलेबस था वो चेंज हो गया था। तो अभी अपने जो आरसीईटी का एग्जाम होगा तो वो न्यू सिलेबस के ऊपर आधारित होगा। तो उसी न्यू सिलेबस के लिए अपने यानी ये जो क्लास है वो आपके लिए शुरू की है। और अपने कोशिश ये रहेगी कि आपके जो 35 के 35 जो क्वेश्चंस हैं वो अपने इसी सीरीज में से आपके आए और आप अच्छे तरीके से जो आरसीईटी का जो पेपर है वो क्वालिफाई कर सको। तो उसके लिए अपने शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का जो अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है तो ये आपको बताना है। और वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके की वीडियो जो है वो रेगुलर इस चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेगी। तो अभी आपने इसका आंसर बताना है कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है मेन फ्रेम, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, सी नंबर ऑप्शन है वर्क स्टेशन और डी नंबर ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। तो इसमें से सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है तो सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर यानी सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है मैट्रिक्स प्रिंटर, बी नंबर ऑप्शन है इंपैक्ट प्रिंटर, सी नंबर ऑप्शन है लेजर प्रिंटर और डी नंबर ऑप्शन है मैनुअल प्रिंटर। तो डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार कौन सा है तो ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा इंपैक्ट प्रिंटर। यानी डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार कौन सा है, इंपैक्ट प्रिंटर होता है। तो इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से प्रिंटर आते हैं तो एक तो आपका डेजी व्हील हो गया, और उसके बाद एक होता है ड्रम प्रिंटर, एक होता है ड्रम प्रिंटर, और एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और एक चौथा इसमें होता है लाइन प्रिंटर। तो यानी ये जो प्रिंटर है वो इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो यानी डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया और लाइन प्रिंटर हो गया, यानी किसमें आएंगे, इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आएंगे। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की अगर अपने बात करें तो इसमें इंकजेट प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर होता है और आपका लेजर प्रिंटर होता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर है। तो वो सारे के सारे किसमें आते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं। तो अभी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। निम्न में से कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टैटिक रैम, बी नंबर ऑप्शन है डायनामिक रैम, सी नंबर ऑप्शन है ईपी रोम और डी नंबर ऑप्शन है रोम। तो इनमें से कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डायनामिक रैम। डायनामिक रैम जो है वो मेमोरी यानी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी डायनामिक रैम, यानी जो मेमोरी होती है वो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कैश मेमोरी, बी नंबर ऑप्शन है मेन मेमोरी, सी नंबर ऑप्शन है रजिस्टर और डी नंबर ऑप्शन है रोम। तो यानी रैम से अधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए अपने कौन सी मेमोरी का यूज करते हैं तो अपने कैश मेमोरी का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कैश मेमोरी यानी सबसे छोटी मेमोरी होती है, ये
सबसे छोटी मेमोरी होती है, सबसे तेज होती है, ये सबसे तेज होती है और सबसे महंगी मेमोरी होती है। सबसे छोटी, सबसे तेज और सबसे महंगी मेमोरी कौन सी होती है? तो कैश मेमोरी होती है। और एक एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित है, कौन सा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित है, तो ये भी इसका आंसर भी आपका कैश मेमोरी रहने वाला है। तो कैश मेमोरी काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से काफी सारे जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कौन सी है जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ओएमआर, बी नंबर ऑप्शन है पंच कार्ड रीडर, सी नंबर ऑप्शन है चुंबकीय टेप और डी नंबर ऑप्शन है ऑप्टिकल स्कैनर। तो यानी इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ओएमआर। यानी ओएमआर जो है वो एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होती है जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन और पढ़ता है। यानी उत्तर पुस्तिका की जांच करने के काम में आता है। जो एग्जाम से अपने ओएमआर शीट्स पर जितने भी एग्जाम्स होते हैं, तो उन एग्जाम्स की जो ओएमआर शीट्स है उनको जांच करने के ये काम में आता है। और ओएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है। तो ये भी आपने इसके बारे में ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? तो ऑप्शन नंबर ए है रैम, बी नंबर ऑप्शन है रोम, सी नंबर ऑप्शन है प्रोम और डी नंबर ऑप्शन है ईपी रोम। तो यानी निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की अगर अपनी बात करें तो रोम क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है, रोम प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है, यानी प्राथमिक मेमोरी होती है। और ये एक अस्थिर मेमोरी होती है, यानी इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। तो आपने इसके बारे में ध्यान में रखना है। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगी और ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है और इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग करता है? यानी कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर जो टोनर ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग करता है, यानी सूखी स्याही पाउडर का प्रयोग करता है? तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डेजी व्हील प्रिंटर, बी नंबर ऑप्शन है लाइन प्रिंटर, सी नंबर ऑप्शन है लेजर प्रिंटर और डी नंबर ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लेजर प्रिंटर। जो कंप्यूटर के साथ में जो प्रयुक्त जो टोनर है यानी ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग कौन सा करता है? तो लेजर प्रिंटर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? तो ऑप्शन नंबर है प्रोसेसर विनिर्देश, बी नंबर ऑप्शन है मेमोरी, सी नंबर ऑप्शन है हार्ड डिस्क और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? तो यह आपको जल्दी से जल्दी बताना है और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब होता है? प्रोसेसर विनिर्देश से, मेमोरी से और हार्ड डिस्क से, यानी इसका होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके का जो कंटेंट है वो रेगुलर इस चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। और अपने RSCET एग्जाम में पास होने के लिए, RSCET एग्जाम में पास होने के लिए अपने कम से कम यानी 35 में से 14 क्वेश्चन यानी अपने सही होने चाहिए। यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी अपने 70 में से 28 नंबर है जो कि अपने आने चाहिए। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि
अपने अगर आप रेगुलर इस सीरीज को ज्वाइन करते हो तो आपका जो टारगेट 35 में से 35 का रहने वाला है। तो यानी आपको रेगुलर इस सीरीज को जरूर से ज्वाइन करना है और जो भी क्वेश्चंस यानी अपने सीरीज के अंदर लेकर आते हैं तो उनको आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो अभी अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीआई का विस्तृत रूप है। डीपीआई यानी डीपीआई का विस्तृत रूप आपने बताना है क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है डॉट प्रति इंच, बी नंबर ऑप्शन है डॉट प्रति वर्ग इंच, सी नंबर ऑप्शन है प्रति यूनिट समय मुद्रित डॉट्स और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो डीपीआई का विस्तृत रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉट प्रति इंच। यानी जो अपने प्रिंटर की गुणवत्ता, यानी डीपीआई का मतलब क्या होता है, प्रिंटर की गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है, प्रिंटर की गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रिंटर की गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है, डीपीआई में मापा जाता है। और डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, डॉट प्रति इंच होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथन को पहचाने पुनर्स्थापित करें। असत्य कथन को पहचानना है, यानी इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो अपने वो देख लेते हैं इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं। तो ये कथन तो सत्य है। और बी नंबर ऑप्शन है यदि आपको कभी जरूरत है तो रिसाइकल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। तो ये भी सही है। सी नंबर ऑप्शन है आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। और डी नंबर ऑप्शन है आप राइट क्लिक कर सकते हैं और एम्प्टी रिसाइकल बिन को चुनकर एक बार में रिसाइकल बिन को साफ कर सकते हैं। तो इसमें से गलत कथन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। यानी अगर अपने जो आप फाइल डिलीट करते हो अगर रिसाइकल बिन में गई है तो वो कोई ना कोई स्टोरेज को जरूर यूज करेगी। यानी उस अपने उसको खाली नहीं कर सकते हैं डिस्क को रिसाइकल बिन में फाइल भेजकर। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है विंडो 8.1, बी नंबर ऑप्शन है मैक ओएस, सी नंबर ऑप्शन है लिनक्स और डी नंबर ऑप्शन है यूनिक्स। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी जीयूआई का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यूनिक्स। यानी यूनिक्स जो है, यूनिक्स हो गया और एमएस डोस हो गया। तो ये ऐसे दो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी यूनिक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है विंडो एक्सपी, बी नंबर ऑप्शन है वीएलसी मीडिया प्लेयर, सी नंबर ऑप्शन है एडोब रीडर और डी नंबर ऑप्शन है फोटोशॉप। तो इसमें कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विंडो एक्सपी। यानी विंडो एक्सपी की अगर अपने बात करें विंडो एक्सपी, तो विंडो एक्सपी क्या होता है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी विंडो एक्सपी निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो विंडो एक्सपी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन हैं और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है। यानी टास्क बार का एक छोटा हिस्सा कौन सा होता है, सबसे पहले अपने देख लेते हैं टास्क बार कौन सी होती है। तो इस तरीके से अपना ये यानी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। कंप्यूटर की स्क्रीन के सबसे नीचे बॉटम में एक अपने को लाइन दिखाई देती है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको अपने टास्क बार कहा जाता है। इसको टास्क बार कहा जाता है। टास्क बार के राइट साइड में एक छोटा सा हिस्सा जहां पे टाइम और यानी समय और दिनांक को प्रदर्शित किया जाता है, तो वो कौन सा होता है, तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिस्टम ट्रे। यानी इसको क्या बोला जाता है, इसको सिस्टम ट्रे बोला जाता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। यानी सिस्टम ट्रे
का सिस्टम ट्रे का भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि सिस्टम ट्रे का क्या काम होता है। तो बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं, तो बैकग्राउंड में रन हो रहे एप्लीकेशन प्रोग्राम को यानी बैकग्राउंड में उनको शो करवाता है, छोटे आइकन्स को ये शो करवाता रहता है सिस्टम ट्रे, और इसके पास में अपने को टाइम और समय और दिनांक जो भी है वो अपने को दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है विंडो 98, बी नंबर ऑप्शन है विंडो एनटी, सी नंबर ऑप्शन है विंडो एक्सपी और डी नंबर ऑप्शन है एमएस डोस। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एमएस डोस। और एमएस डोस की अगर अपने फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये CUI या CLI का उदाहरण है, यानी CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या फिर कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण है। तो ये भी आपने इसके बारे में ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विंडोज में प्रारंभ बटन नहीं है? निम्न में से कौन से विंडो में प्रारंभ बटन नहीं है? तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसमें आपको आंसर इसका बताना है कि निम्न में से कौन से विंडो में प्रारंभ बटन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है विंडो विस्टा, बी नंबर ऑप्शन है विंडो 11, सी नंबर ऑप्शन है विंडो 8 और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी विंडो में प्रारंभ बटन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विंडो 8 में क्या है, प्रारंभ बटन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है एमएस डोस, बी नंबर ऑप्शन है लिंक्स, सी नंबर ऑप्शन है विंडोज और डी नंबर ऑप्शन है ओरेकल। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओरेकल। यानी ओरेकल एक यानी किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खालिस्तान उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। एक खालिस्तान उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फोल्डर, बी नंबर ऑप्शन है पोर्ट, सी नंबर ऑप्शन है संस्करण और डी नंबर ऑप्शन है फाइल समूह है। तो यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फोल्डर। और फोल्डर क्या होता है? डिस्क पर नामित एक स्थान होता है जहां अपने फाइलों को संग्रहित किया जाता है। और एक फोल्डर से संबंधित ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जब अपने कोई नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, जब अपने कोई नया फोल्डर क्रिएट करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है वो क्या होता है? जब भी अपने कोई नया फोल्डर क्रिएट करेंगे तो उसका जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है? न्यू फोल्डर होता है। क्या होता है? न्यू फोल्डर होता है। और अगर अपने फोल्डर का नाम चेंज करना है यानी उसको रीनेम करना है तो रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या होती है? F2 होती है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फोल्डर से संबंधित इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। विंडो में स्टार्ट बटन का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है एप्लीकेशन लॉन्च करना, बी नंबर ऑप्शन है डिवाइस सेटिंग्स, सी नंबर ऑप्शन है सिस्टम को बंद करना और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यानी विंडो में स्टार्ट बटन का यूज किस लिए करते हैं तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। यानी विंडो में स्टार्ट बटन का यूज अपने इन सभी कामों के लिए करते हैं, तो उपरोक्त सभी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं, जब आप किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टरी को ले जाते हैं तो क्या होता है?
तो ऑप्शन नंबर ए है निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन है उस निर्देशिका के अंदर सभी उपनिर्देशिका चले गए हैं। सी नंबर ऑप्शन है निर्देशिका को स्थानांतरित किया जाता है, स्रोत फाइल को नहीं। तो इसमें राइट आंसर आपने बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ ए एंड बी। यानी जब आप किसी फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हो तो उसके अंदर कोई भी फाइल है, कोई भी फोल्डर है, तो वो भी साथ में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट का मुख्य उपयोग है। इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है संचार, बी नंबर ऑप्शन है शिक्षा, सी नंबर ऑप्शन है वित्तीय लेन देन और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है? यानी संचार है, शिक्षा है, वित्तीय लेन देन है और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट सेवा, बी नंबर ऑप्शन है मोडेम, सी नंबर ऑप्शन है वेब ब्राउजर और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इंटरनेट सेवा है, यानी अगर आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले अपने पास एक इंटरनेट सेवा होनी चाहिए, अपने पास मोडेम होना चाहिए, अपने पास वेब ब्राउजर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसपी का पूर्ण रूप है। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपको बताना है। आईएसपी का पूर्ण रूप आपने जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। जल्दी से जल्दी कमेंट करके इसका आंसर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सी नंबर ऑप्शन है इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक वेब ब्राउजर क्या है? एक वेब ब्राउजर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी नंबर ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी नंबर ऑप्शन है बोथ एंड बी और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो एक वेब ब्राउजर जो होता है वो क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जितने भी वेब ब्राउजर होते हैं, जितने भी वेब ब्राउजर होते हैं, वेब ब्राउजर किसकी श्रेणी में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। और वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं? तो एक तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। एक आपका होता है इंटरनेट 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 एक्सप्लोरर होता है। और तीसरा होता है गूगल क्रोम, तीसरा होता है गूगल क्रोम गूगल क्रोम और चौथा होता है ओपेरा मिनी, ओपेरा मिनी होता है। मोजिला फायरफॉक्स होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है और इसके अलावा सफारी वेब ब्राउजर भी होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ 5-6 वेब ब्राउजर है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, गूगल क्रोम होता है, ओपेरा मिनी होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है और सफारी वेब ब्राउजर होता है। तो ये जितने भी वेब ब्राउजर हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोडेम का पूर्ण रूप है। मोडेम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, बी नंबर ऑप्शन है मॉडर्न इंजीनियरिंग मोड और सी नंबर ऑप्शन बोथ एंड बी और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर होती है। और ये काम क्या करता है? ये डिजिटल सिग्नल को ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है मोडेम। और इसमें इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है तो मोडेम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल का पूर्ण रूप है। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी नंबर ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, सी नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है www का पूर्ण रूप है। www का पूर्ण रूप आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वर्ल्ड विजडम वेब, बी नंबर ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, और सी नंबर ऑप्शन है वर्ल्ड वेब ऑफ विजडम, डी नंबर ऑप्शन है वाइड वेब ऑफ वर्ल्ड। तो www का पूर्ण रूप आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी www का पूर्ण रूप क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने 10K का जो टारगेट है वो इस बार रहने वाला है। 10K का जो अपने टारगेट है वो अपने रखेंगे, क्योंकि 1K का जो टारगेट है वो अपने आप सभी के सहयोग से अपने पूरा कर लिया है। अभी अपने जो नेक्स्ट टारगेट है अपना 10K का है, तो जल्दी से जल्दी इसको भी कंप्लीट करवा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? तो ऑप्शन नंबर ए है जीमेल, बी नंबर ऑप्शन है मिनित्रा, सी नंबर ऑप्शन है राउटर, और डी नंबर ऑप्शन है टॉप लेवल डोमेन। तो इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जीमेल। जीमेल क्या होता है? एक ईमेल क्लाइंट है, यानी ये जो जीमेल है वो किसके द्वारा यानी एक बनाया गया है? तो ये गूगल के द्वारा यानी विकसित एक यानी ईमेल क्लाइंट होता है, जिसको गूगल मेल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण आपको बताना है कि कौन सा एक सर्च इंजन इसमें से है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है पेटीएम, बी नंबर ऑप्शन है गूगल, सी नंबर ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं। तो सर्च इंजन आपका गूगल होता है, गूगल एक सर्च इंजन होता है। इसके अलावा बिंग होता है और याहू होता है। गूगल, बिंग और याहू यानी तीन ये सर्च इंजन होते हैं। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गूगल। तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनएस का पूर्ण रूप है। डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है डोमेन नेम सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है डिजिटल नंबर सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डीएनएस का पूर्ण रूप आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डोमेन नेम सिस्टम होती है। तो ये इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएमजेडीवाई, यानी पीएमजेडीवाई का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है? प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 10,000 रुपए, बी नंबर ऑप्शन है 5,000 रुपए, सी नंबर ऑप्शन है 1,000 रुपए, और डी नंबर ऑप्शन है शून्य शेष राशि। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते को खोलने के लिए अपने कितनी जो न्यूनतम राशि आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शून्य शेष राशि, यानी जीरो बैलेंस पे आप क्या है इसको खाते को खोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन बैंकिंग का फायदा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है समय बचत, बी नंबर ऑप्शन है लागत बचत, सी नंबर ऑप्शन है उपयोग के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, और डी नंबर ऑप्शन है खाते की सुरक्षा। तो इसमें आपको यानी ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा कौन सा नहीं है?
तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बिना इंटरनेट कनेक्शन के अपने ऑनलाइन बैंकिंग का यानी यूज नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है। निम्न में से क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना। बी नंबर ऑप्शन है भुगतान की एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सी नंबर ऑप्शन है पहले खरीदे बाद में भुगतान करें। और डी नंबर ऑप्शन है खरीदें और एक साथ भुगतान करें। तो यानी क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरीदे और एक साथ भुगतान करें। यानी आप क्रेडिट कार्ड से पहले खरीद के और बाद में भी भुगतान कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओटीपी का पूरा रूप क्या है? ओटीपी का पूरा रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है वन द फोन। बी नंबर ऑप्शन है वन टाइम पासवर्ड। सी नंबर ऑप्शन है आउट टू प्रैक्टिस। डी नंबर ऑप्शन है वन टाइम प्रोग्रामेबल। तो ओटीपी ओटीपी का पूरा रूप आपने बताना है कि ओटीपी का पूरा रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओटीपी का पूरा रूप क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है, तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूपीआई यूपीआई का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस। बी नंबर ऑप्शन है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सी नंबर ऑप्शन है अल्ट्रा पेमेंट इनपुट। और डी नंबर ऑप्शन है अनस्ट्रक्चर्ड पेमेंट इनवॉइस। तो यूपीआई का पूरा रूप आपने बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो कब किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पैसा भेजने के लिए। बी नंबर ऑप्शन है भुगतान प्राप्त करने के लिए। सी नंबर ऑप्शन है बोथ एंड बी। और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? पैसा भेजने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अपने हर एक क्लास के अंदर लगभग 35 क्वेश्चंस को अपने इंक्लूड करते हैं, और ये जो क्वेश्चन अपने लेसन वाइज यानी आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और न्यू सिलेबस पर आधारित ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जब तक आपका आरएससीआईटी का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक अपने ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने ये जो यानी आरएससीआईटी की क्लास का जो अपने वीडियो अपलोड करने का जो टाइम है लगभग अपने सुबह 7 बजे के आसपास अपने ये वीडियो है जो डेली आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो आपने 7 बजे चैनल के ऊपर विजिट करके इस वीडियो को जरूर से वॉच करना है। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं और अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।